Hey, dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बेसिक प्रॉपर्टी ना करके पहले अपन कर लेते हैं एक एग्जांपल जिसमें हमें प्रूफ करना रहेगा कि गिवन सेट एक जो है वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। कहेगा प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एंड टपल्स forms a vector space over the field F under the composition defined by n टपल्स जो रहेगा इस फॉर्म में रहेगा a1 a2 an ऐसे लिखेंगे जैसे अपन ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। जैसे हमारे पास दो सेट होते हैं, है ना, दो सेट होते हैं, तिनका जो ऑर्डर्ड पेयर होता है ना a क्रॉस b होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट में इसे कॉमा लगा के लिखते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास तीन सेट है a क्रॉस b क्रॉस c, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे ट्रिपलेट के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा एलिमेंट है तो उसे क्या बोलते हैं, अपन टपल बोलते हैं। ठीक है, टपल जितने सेट का मल्टीप्लाई है, यानी कि इसमें ऑर्डर्ड में जितने एलिमेंट हैं उतने का टपल बोला जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, एन टपल है, यानी कि एन बार सेट का मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ये जो एन टपल होगा ये प्लस ये जो है इस तरह के जो कंपोजिशन यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है उस कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में एक वेक्टर स्पेस बनाएंगे। तो पहला कंपोजिशन क्या है, a1 a2 an को जब हम b1 b2 bn में प्लस करेंगे तो a1 a2 में प्लस होगा, है ना, b1 b सॉरी b a2 b2 में प्लस होगा, और ऐसे करते करते an bn में प्लस होगा। और अगर हम इस a1 a2 an का मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से, तो ये मल्टीप्लाई हर एक इसमें हो जाएगा, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हो जाएगा। मतलब a का मल्टीप्लाई a1 में होगा, a का मल्टीप्लाई a2 में होगा, a का मल्टीप्लाई an में होगा। जहाँ पे ये a1 a2 an b1 b2 bn कहाँ बिलोंग करेगा, v में बिलोंग करेगा। तो हमें इस बाइनरी कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में हमें क्या बताना है कि v एक वेक्टर स्पेस बनाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन मान लेते हैं v कोई जो है सेट है, और इस सेट को हम बोल रहे हैं यहाँ पे ऑल ऑर्डर्ड एन टपल्स, यानी कि ये जो जिस टाइप के हमारे पास यहाँ एलिमेंट दिए गए हैं उस तरह के एलिमेंट का एक सेट है। यानी कि v इक्वल्स टू है a1 a2 एंड सो ऑन an, जहाँ पे a1 a2 an ये अलग अलग कहाँ बिलोंग करते हैं, f में, और एक साथ जब इस ब्रैकेट में लिख दिए जाते हैं कहाँ बिलोंग करेंगे, v में। तो अगर ये वेक्टर स्पेस होगा तो ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, वेक्टर स्पेस की पहली प्रॉपर्टी होती है कि v प्लस क्या होना चाहिए, एक एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, v प्लस एक एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब एबेलियन ग्रुप होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना पड़ता है हमें, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और क्या, कम्यूटेटिव का। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लोजर। क्लोजर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है ना, इस पे मत जाना। क्लोजर की स्पेलिंग क्या होगी, CLOSER, क्लोजर लॉ, या क्लोजर एक्सियम बोले, लॉ बोले या एक्सियम बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये तो दूसरा वाला क्लोजर हो गया है, पास वाला, है ना। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई दो वेक्टर्स इसमें है, अल्फा जिसकी वैल्यू है a1 a2 एंड सो ऑन an, और दूसरा है बीटा जिसमें है b1 b2 एंड सो ऑन bn। तो बाय द डेफिनेशन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा वन सॉरी a1 a2 एंड सो ऑन an प्लस b1 b2 एंड सो ऑन bn। अब क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे यहाँ पे प्लस, यानी कि a1 किस में प्लस होगा, b1 में, a2 किस में प्लस होगा, b2 में, a3 किस में प्लस होगा, b3 में, an कहाँ प्लस होगा, bn में। तो यानी कि क्या आ जाएगा, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 एंड सो ऑन an प्लस bn आ जाएगा। अब देखो जितने भी a1 a2 an है ये सभी के सभी कहाँ पे है, के हैं, फील्ड के हैं। जितने भी b1 b2 bn है ये सभी कहाँ के हैं, फील्ड के हैं। और तो इसका मतलब क्या होगा, फील्ड क्या होता है, फील्ड प्लस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, एबेलियन ग्रुप बनाता है। अगर एबेलियन ग्रुप बनाएगा तो क्लोजर लॉ तो सेटिस्फाई होगा ही सही। यानी कि ए आई और बी आई अगर फील्ड के एलिमेंट हैं तो इन दोनों का प्लस भी कहाँ का होगा, उसी फील्ड का होगा, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। यानी कि a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 एंड सो ऑन an प्लस bn सभी कहाँ के हो जाएंगे, फील्ड के हो जाएंगे। और अगर ये सभी फील्ड के हो जाएंगे तो इसको अगर इस तरह के ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये कहाँ क्या का हो जाएगा, v का हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि
अल्फा कहाँ का था, वी का था, बीटा कहाँ का था, वी का था, और इसने ये इम्प्लाई कर दिया अल्फा प्लस बीटा कहाँ का है, वी का है। और ये फॉर इसके आगे लिख लो फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लोजर लॉ जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ये V इज क्लोज अंडर द एडिशन ऑफ n टपल्स, तो क्लोजर लॉ हो गया सेटिस्फाई इस तरीके से। तो नेक्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में कितने एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला काम ये 3 एलिमेंट मान लो। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर है अल्फा जिसके पास एलिमेंट है a1 a2 एंड सो ऑन an। दूसरा एलिमेंट है बीटा जिसके पास एलिमेंट है b1 b2 एंड सो ऑन bn। तीसरा एलिमेंट है गामा जिसके पास तीसरा वेक्टर है गामा जिसके पास एलिमेंट है c1 c2 एंड सो ऑन cn। ओके, तो ये मैं लिख के बता देता हूँ, रिफ्लेक्शन के कारण से सही नहीं दिख रहा है एकदम से। तो जैसे हम पता करेंगे, प्रूफ करेंगे क्या एसोसिएटिव या, तो लेंगे ए अल्फा प्लस बीटा को साथ में ले लेते हैं और गामा को कर देते हैं बाहर और इसको करते हैं सॉल्व। तो अल्फा प्लस बीटा को साथ में लेंगे, इसका मतलब क्या होगा, a1 a2 एंड सो ऑन an, और इस ये एक इसमें, और उसके बाद प्लस इसमें बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा b1 b2 एंड सो ऑन क्या हो जाएगा bn। इनको पहले अपन को प्लस कर देना है, उसके बाद हमें प्लस करना है इसमें गामा को, यानी कि क्या आ जाएगा c1 c2 एंड सो ऑन cn, इसको बाद में प्लस करना है। तो बाय द डेफिनेशन प्लस कैसा होता है, प्लस होता है कैसा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि क्या आ जाएगा a1 प्लस में b1 हो जाएगा, फिर a2 प्लस में b2 हो जाएगा एंड सो ऑन an प्लस में क्या हो जाएगा bn हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाहर प्लस करने के लिए कौन रहेगा, c1 रहेगा, c2 रहेगा एंड सो ऑन cn रहेगा। इसके आगे चलते हैं, फिर अब फिर से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होंगे। तो फिर से जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होंगे, देखो a1 प्लस b1 साथ में रहेगा और इसके साथ प्लस लगेगा यहाँ पे किसका, c1 का, फिर कॉमा आ जाएगा यहाँ पे, फिर कहेंगे a2 प्लस में b2 साथ में रहेंगे और यहाँ पे बाहर कौन बैठेगा, c2 बैठेगा। फिर ऐसे करते करते आगे चले जाएंगे, an प्लस है पहले से bn में और बाहर कौन रहेगा, cn रहेगा। इसका मतलब अगर अभी के समय के हिसाब से समझे तो c1 c2 cn कहाँ पे है, आइसोलेशन में है ना, डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल सकती, कुछ समय आइसोलेशन में बिताना पड़ेगा। फिर कहेंगे अगर ऐसा है, डेफिनेशन हमने प्लस की अप्लाई करी तो कुछ इस तरीके से बना हमारे पास, तो तो आगे क्या कह सकते हैं कि ये जो ए आई है, ये जो बी आई है, ये जो सी आई है, ये सभी के सभी कहाँ के हैं, फील्ड के हैं। और फील्ड क्या है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। और अगर एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है तो ए आई प्लस में बी आई अगर साथ में है, इसमें प्लस कर रहे हैं सी आई, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए आई को आइसोलेशन में कर सकते हैं और बी आई प्लस में सी आई लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सी को कोविड था तो इसने फैला दिया ए में, आ गई बात समझ में, ए को अब आइसोलेशन में रखना पड़ेगा। सी जैसे ही ठीक हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ए आई प्लस बी आई जहाँ पे है साथ में, उसके जगह पे हम बी आई प्लस सी आई को साथ में करके ए आई को बाहर रख सकते हैं। अब फील्ड के एसोसिएटिव लॉ का अगर यहाँ पे यूज कर लेते हैं अपन, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a1 बाहर प्लस में क्या हो जाएगा b1 प्लस में c1, फिर कॉमा a2 बाहर और क्या आ जाएगा b2 प्लस में c2 आ जाएगा। ऐसे करते करते an बाहर प्लस में bn प्लस में cn ऐसा आ जाएगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन डेफिनेशन को अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा a1 a2 एंड सो ऑन an एक अलग ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा b1 प्लस c1, फिर b2 प्लस में c2, ऐसे करते करते bn प्लस में क्या आ जाएगा bn प्लस में cn ऐसा आ जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से अपोजिट डायरेक्शन में डेफिनेशन अप्लाई कर देते, a1 a2 एंड सो ऑन an ये आ जाएगा और प्लस में कितना, एक ब्रैकेट में b1 b2 एंड सो ऑन bn आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में
क्या आ जाएगा C1 C2 एंड सो ऑन Cn आ जाएगा और इस पे ये ब्रैकेट लगा रहेगा। इसका मतलब ये है अल्फा और बीटा प्लस गामा दूसरे ब्रैकेट में। तो कुछ इसी तरीके से हम यहाँ पे लेके चले किसको, हम लेके चले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को। और पहले क्या हुआ, अच्छा उल्टे साइड में यहाँ पे प्रूफ किया मैंने। पहले बीटा और गामा को प्लस कर दिया है तो B1 B2 Bn प्लस में C1 C2 Cn, ये क्या हो गया, दोनों प्लस हो गए तो B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन Bn प्लस Cn, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। और फिर A को प्लस करा तो A बाहर बैठा, B1 प्लस C1, A2 बाहर बैठा, B2 प्लस C2 एंड सो ऑन, An बाहर बैठा, Bn प्लस Cn आ जाएगा। अब फील्ड के एसोसिएटिव लॉ को अगर यूज करें तो ये ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा किस पे, A1 प्लस B1 पे, C1 बाहर, A2 प्लस B2 पे, C2 बाहर, ऐसे करते करते An प्लस Bn Cn बाहर। ऐसे अपन ने अपोजिट डायरेक्शन में डेफिनेशन को अप्लाई करते चले गए तो C1 C2 Cn अलग हो जाएगा और ये प्लस में A1 और प्लस B1, A2 प्लस B2 एंड सो ऑन An प्लस Bn अलग रहेगा। फिर से इस वाले ब्रैकेट पे अपन अपोजिट डायरेक्शन में अगर अप्लाई कर देंगे डेफिनेशन तो A1 A2 An अलग हो जाएगा, B1 B2 Bn अलग हो जाएगा और C1 C2 Cn अलग हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा पे ब्रैकेट शिफ्ट हो गया और गामा अलग हो गया। हम लेके चले थे अल्फा प्लस में बीटा प्लस गामा साथ में था, अब अल्फा प्लस बीटा साथ में गामा बाहर है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे होल्ड कर रहा है। करते हैं कंटिन्यू। जो है नेक्स्ट है हमारा लॉ आइडेंटिटी एलिमेंट। एक बार फिर से ऊपर आते हैं और देखते हैं कि इस पे जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है वो कैसा डिफाइन है कि हम इनको प्लस करते हैं तो हमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस में मिलता है, और अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट में हो जाता है। तो ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ अपन ने प्रूफ कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को करते हैं डिस्कस। यहाँ पर जो एलिमेंट होता है 0 0 0 बिलोंग करता है ये V में, यही एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। कैसे कहलाएगा देखिए, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट A1 A2 कोई वेक्टर है अल्फा और इसकी वैल्यू A1 A2 एंड सो ऑन An जो कि बिलोंग करता है कहाँ पे, V में। अगर हम इसमें जीरो वेक्टर ये ऐड करेंगे तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, ऐड होंगे। और अगर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे तो यहाँ पे देखो A1 प्लस 0 A2 प्लस 0 एंड सो ऑन An प्लस 0 आ जाएगा। अब इसमें A1 A2 इन सब में 0 प्लस होगा तो फील्ड के आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, A1 में 0 प्लस होगा तो A1 आएगा, A2 में 0 प्लस होगा तो A2 आएगा एंड सो ऑन, An में 0 प्लस होगा तो An आएगा। यानी कि अगर हम अल्फा प्लस 0 लेके चले यहाँ से अगर अल्फा प्लस 0 लेके चले तो हमारे पास फिर से अल्फा आ गया। तो हम कहेंगे ये जो एलिमेंट 0 0 0 0 है ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है इस नॉन एम्प्टी सेट पर जो ऑपरेशन डिफाइन है उसके लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनवर्स एक्सियम, यानी कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो हम बोल देंगे, कहेंगे कि A1 A2 An अगर बिलोंग करता V में तो हमारे पास माइनस में A1 माइनस में A2 माइनस में An भी एग्जिस्ट करेगा V में, सच दैट अगर इन दोनों को अपन प्लस करते हैं तो A1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो A1 माइनस A1 और A2 माइनस A2 एंड सो ऑन An माइनस An। तो A1 में से A1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। A2 में से A2 जाएगा तो फिर से 0 एंड सो ऑन, इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें 0 मिल जाएंगे। यानी कि इन दोनों को अपन ने प्लस करा तो हमें क्या मिल गया, एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्स हैं। तो हम कह देंगे कि माइनस में 1 माइनस में 2 एंड सो ऑन माइनस में n क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसके, A1 A2 एंड सो ऑन An के। नेक्स्ट प्रूफ करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कम्यूटेटिव का मान लेंगे कि अल्फा जिसके पास जो इंटरपल है वो है A1 A2 एंड सो ऑन An फॉर्म का, और बीटा जो B1 B2। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव का, मान लेते हैं अल्फा इक्वल्स टू A1 A2 An है एंड बीटा इक्वल्स टू B1 B2 Bn है। ये वेक्टर V में दो वेक्टर्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा से स्टार्ट करते हैं तो देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एड अप हो जाएंगे, यानी कि प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 An प्लस Bn। अब ये जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सॉरी C1 C2 तो नहीं है, A1 A2 एंड सो ऑन An B1 B2 एंड सो ऑन Bn है, ये सभी कहाँ के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है। और फील्ड क्या होता है, प्लस के रिस्पेक्ट में एक एबेलियन ग्रुप बनाता है तो कम्यूटेटिव का तो सेटिस्फाई करेगा। यानी कि A1 प्लस B1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, B1 प्लस A1 लिख सकते हैं, A2 प्लस B2 की जगह पे B2 प्लस A2 लिख सकते हैं। ऐसे करते करते An प्लस Bn की जगह पे Bn प्लस An लिख सकते हैं बाय द कम्यूटेटिविटी ऑफ फील्ड।
ठीक है। तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, इसको सेपरेट कर देंगे B1 B2 एंड सो ऑन Bn और A1 A2 एंड सो ऑन An। B1 B2 एंड सो ऑन Bn की जगह पे अपन चाहें तो इसे बीटा लिख सकते हैं और उसे अल्फा लिख सकते हैं। तो हम लेके चले थे अल्फा प्लस बीटा और हमने बता दिया ये बीटा प्लस अल्फा, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ क्या कर जाएगा, होल्ड कर जाएगा। और अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, V एक एबेलियन ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या क्या सेटिस्फाई कर दिया, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, ये पांचों लॉ सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब ये क्या है, एक एबेलियन ग्रुप है। तो जब ये V एबेलियन ग्रुप हो गया तो हमें देखो तीन चीजें प्रूफ करनी रहती है मेनली। एक V प्लस को एबेलियन ग्रुप बताना रहता है, सेकंड हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए अल्फा को बिलोंग कराना रहता है V में, और थर्ड जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप की प्रॉपर्टीज रहती है वो प्रूफ करना रहता है। तो ये हमने डन कर ली कि ये एक एबेलियन ग्रुप है। अब हमें पता करना है कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता है या नहीं करता है। तो देखिए मान लेते हैं कोई सा एलिमेंट A है जो कि स्केलर है और अल्फा कोई वेक्टर है जो कि A1 A2 एंड सो ऑन An के इक्वल है। अब अगर हम बाय द डेफिनेशन बात करें तो क्या होगा, ए अल्फा इक्वल्स टू अल्फा से सॉरी ए से अल्फा में मल्टीप्लाई होगा, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये स्केलर हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी ए का मल्टीप्लाई A1 में होगा तो ए A1 हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई A2 में तो ए A2, ऐसे करते करते क्या आ जाएगा, ए An आ जाएगा। अब देखो ए कहाँ बिलोंग करता है, फील्ड में बिलोंग करता है। ये जितने ए आईज हैं, जितने ए आईज हैं ये सभी कहाँ बिलोंग करते हैं, फील्ड में बिलोंग करते हैं। और एफ क्या है, डॉट के रिस्पेक्ट में भी एबेलियन ग्रुप बनाता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए इंटू ए आई भी कहाँ बिलोंग करेगा, फील्ड में बिलोंग करेगा। यानी कि A1 A2 एंड सो ऑन An ये सभी कहाँ बिलोंग करेंगे, फील्ड में बिलोंग करेंगे। अगर ये सभी फील्ड में बिलोंग करेंगे तो ये एंटरपल्स कहाँ बिलोंग करेगा, V में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ए हमने लिया कहाँ का, ए हमने माना फील्ड का और अल्फा हमने माना वी का, और इनसे हमें ये मिला कि ए अल्फा कहाँ बिलोंग करता है, वी में बिलोंग करता है। और अगर ये वी में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चलते हैं। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमने सेटिस्फाई कर दिया। अब इसके आगे चलेंगे, बची हुई जो प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रूफ करेंगे। मान लेंगे यहाँ पे ए और बी कोई दो स्केलर है जो कि फील्ड में बिलोंग करता है, और अल्फा इक्वल्स टू A1 A2 एंड सो ऑन An है, और बीटा इक्वल्स टू B1 B2 एंड सो ऑन Bn है जो कि V में बिलोंग करता है। तो फर्स्ट लेके चलते हैं अपन कि A इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो A और अल्फा प्लस बीटा ऐसा आ जाएगा। ठीक है, A1 A2 एंड सो ऑन An प्लस B1 B2 एंड सो ऑन Bn। अब जब इनको ऐड करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, यानी कि A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 एंड सो ऑन An प्लस Bn आ जाएगा। फिर ये देखो स्केलर है बाहर, स्केलर से जब मल्टीप्लाई होता है तो हर एक एलिमेंट में होता है, तो ये ए का मल्टीप्लाई A1 प्लस B1 में हो जाएगा, इस ए का मल्टीप्लाई A2 प्लस B2 में हो जाएगा, ऐसे करते करते ए का मल्टीप्लाई An प्लस Bn में हो जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं तो क्या होगा, ए का मल्टीप्लाई यहाँ पे इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, तो ए का मल्टीप्लाई A1 में यानी कि ए A1 हो जाएगा और ए B1 हो जाएगा। ऐसे ही इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए A2 हो जाएगा और ए B2 हो जाएगा। ऐसे करते करते इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए An हो जाएगा और ए Bn हो जाएगा। यहाँ पे B1 लिखा है, इसे कर लेना Bn। ओके, ऐसा। तो इस अब फिर से देखो यहाँ पे जिसमें जिसमें A1 A2 है उसको अलग कर दो। जैसे A1 है ना, A1 है, A2 है, An है, इनको एक में कर लिया, और B1 है, B2 है, Bn है, इनको एक ब्रैकेट में कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया अपन ने, है ना। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया जो जो प्लस में थे। तो अब पहले वाले में देखो सब में A1 है, A2 है, An है, यानी कि सब में A है, A को कॉमन कर दिया तो कितना बचा, A1 A2 एंड सो ऑन An बचा। इसमें भी A कॉमन है तो A को बाहर रख दिया तो B1 B2 एंड सो ऑन Bn बचा। अब A1 A2 An को क्या बोलेंगे, अल्फा बोलते हैं, और B1 B2 Bn को क्या बोला हमने, बीटा बोला है। इसका मतलब हम लेके चले इधर A अल्फा प्लस बीटा, और हमारे पास क्या आ गया, A अल्फा प्लस A बीटा। तो एक प्रॉपर्टी तो ये होल्ड हो गई। नेक्स्ट चलेंगे आगे, तो स्केलर दो ले लेते हैं A प्लस बी, और इसका मल्टीप्लिकेशन जब अल्फा से करेंगे तो क्या आ जाएगा,
ए प्लस बी ऐसे बाहर रहेगा और A1 A2 AN इस तरीके से रहेगा। और जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि इस स्केलर का मल्टीप्लाई हर एक इस एलिमेंट में हो जाता है। और अगर हर एक एलिमेंट में ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई A1 से, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई A2 से, ऐसे करते करते ए प्लस बी का मल्टीप्लाई AN से। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे तो इस A1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो A1 आ जाएगा और BA1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही इस A2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, A2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो A2 आ जाएगा और BA2 आ जाएगा। यहाँ से ऐसे करते करते AAN आ जाएगा और BAN आ जाएगा। अब फिर से यही काम करेंगे, AA1 AA2 AAN को एक ब्रैकेट में कर देंगे और BA1 BA2 और BAN को एक ब्रैकेट में कर देंगे। तो इस तरह से जब करेंगे तो देखो AA1 AA2 AAN को एक ब्रैकेट में और BA1 BA2 BAN को एक ब्रैकेट में। अब इसमें देखो पहले ब्रैकेट में A कॉमन है, A को बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा, A1 A2 एंड सो ऑन AN बचेगा। और इधर हर टर्म में B से मल्टीप्लाई तो B को बाहर कर दिया तो कितना बचेगा, B1 B2 सॉरी A1 A2 एंड सो ऑन AN। अब A1 A2 AN क्या है, अल्फा के इक्वल है, यानी कि क्या आ जाएगा A अल्फा प्लस B अल्फा। तो देखो हम लेके चले थे A प्लस B के साथ में अल्फा और हमारे पास कितना आ गया, A अल्फा आ गया, प्लस में कितना आ गया, B अल्फा आ गया। तो ये एक और प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट फिर इसके आगे चलते हैं, A इंटू बी से मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा में तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी स्केलर है, इसका मल्टीप्लाई A1 A2 एंड सो ऑन AN में होगा तो हर एक एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि AB का मल्टीप्लाई A1 में हो जाएगा, AB का मल्टीप्लाई A2 में हो जाएगा, ऐसे करते करते AB का मल्टीप्लाई AN में हो जाएगा। अब जो ये A B A1 है ये सभी कहाँ के हैं, फील्ड के हैं और फील्ड एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। यानी कि ये जो अभी ब्रैकेट है AB के साथ में, ये ब्रैकेट किसके साथ में हो जाएगा, BA1 और A हो जाएगा बाहर। ऐसे ही ये जो ब्रैकेट AB है A2 को बाहर रखा हुआ है, ये ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा और कितना आ जाएगा, A बाहर और BA2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से लास्ट में क्या आ जाएगा, A बाहर और BAN आ जाएगा। अब देखो ए से सब में मल्टीप्लाई है तो ए को हमने बाहर निकाल लिया तो कितना बचेगा, BA1 BA2 BAN आ जाएगा। अब इस B को भी बाहर निकाल दो क्योंकि A1 A2 AN सभी में B का मल्टीप्लाई है तो ये बाहर आएगा तो कितना बचेगा अंदर, A1 A2 AN बचेगा। और यहाँ पे ये ब्रैकेट भी ऐसा लगा रहेगा और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी पे ब्रैकेट लेके चले थे ना, ए बी पे ब्रैकेट लेके चले थे, अल्फा बाहर था और अब हमारे पास क्या गया, ए बाहर और बी अल्फा आ गया। इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन पे चलते हैं। अगर मान लो वन कोई क्या है, फील्ड का स्केलर है, वन का मल्टीप्लिकेशन अगर अपन अल्फा से करेंगे तो वन का मल्टीप्लाई A1 A2 AN सभी से होगा। वन का मल्टीप्लाई जब A1 से होगा तो कितना आएगा अपने पास, A1। वन का मल्टीप्लाई A2 से तो A2, वन का मल्टीप्लाई AN से तो AN आ जाएगा। और ये A1 A2 AN सब किसके इक्वल आ गया, अल्फा के इक्वल आ गया। इसका मतलब वन इंटू अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। इसका मतलब वेक्टर स्पेस प्रूफ करने की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दी, है ना। सबसे पहले हमने बताया कि ये क्या है, एबेलियन ग्रुप बनाता है तो V प्लस को एबेलियन ग्रुप बना दिया। फिर दूसरे में हमने बता दिया A अल्फा भी बिलोंग करता है, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड होता है। फिर तीसरे में ये जो चार प्रॉपर्टी होती है ना, एक एक क्या होती है, अगर अल्फा प्लस अगर अगर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए अल्फा प्लस क्या आ जाएगा, बी सॉरी ए अल्फा और ए बीटा आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी में ए प्लस बी का मल्टीप्लाई अगर अल्फा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा प्लस में ए बीटा आ जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा अगर ए बी का मल्टीप्लाई अल्फा से करते तो ए बाहर बी अल्फा हो जाएगा। और फोर्थ वन इंटू अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया, अल्फा। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में तो क्या कहलाता है, वेक्टर स्पेस कहलाता है। और यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवा दिया। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, क्या है, और ये था क्या, एन टपल्स का था, है ना, ऑर्डर्ड एन टपल्स था। और इस पे जो अपन ने बाइनरी कंपोजिशन पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते हैं और अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होता है। तो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है फील्ड एफ के ऊपर।
और अब ये जो वेक्टर स्पेस रहेगा, इस वेक्टर स्पेस को स्टैंडर्ड नोटेशन दिया गया है। इसे नोट करते हैं VNF से या f की पावर n से। ओके, अब इसी पे नोट एक दो नोट है। अगर मान लो कोई वेक्टर स्पेस है जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहेगा तो क्या बोलेंगे, V2F बोलेंगे। और इसके पास जो एलिमेंट रहेंगे, ये एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहेंगे, A1 A2। ऐसे ही V3R यानी कि R की पावर 3, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा वेक्टर स्पेस है ट्राइड्स का, यानी कि ट्रिपल, मतलब 3 टपल बोल सकते हैं या ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोल सकते हैं। इसके एलिमेंट ऐसे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के फॉर्म में रहेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि वेक्टर स्पेस की जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आपसे फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली ये पूछी जा सकती है, और इसमें फिफ्थ वाली भी पूछी जा सकती है। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी भी है ठीक ठाक एग्जाम में पूछने जैसी। तो करते हैं डिस्कस। देखो, कोई वेक्टर स्पेस है, कोई वेक्टर स्पेस है तो उसमें ये सारी कंडीशंस होल्ड करती हैं। अगर आप किसी स्केलर का जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर किसी वेक्टर का जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जीरो आएगा। अगर आप स्केलर का मल्टीप्लाई, अगर स्केलर का मल्टीप्लाई माइनस टाइम वेक्टर से करेंगे या वेक्टर का मल्टीप्लाई माइनस टाइम स्केलर से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में ए अल्फा के इक्वल आ जाएगा। और अगर ए का मल्टीप्लाई अल्फा माइनस बीटा से करेंगे तो ए अल्फा माइनस ए बीटा आ जाएगा। और अगर ए अल्फा की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो या तो ए की वैल्यू जीरो होगी या तो अल्फा की वैल्यू जीरो होगी। ये 5 जो है जनरल प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर स्पेस की, इन्हें करते हैं प्रूफ। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी ले लेते हैं, हमें प्रूफ करना है ए डॉट जीरो इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो, यानी कि ए स्केलर का मल्टीप्लिकेशन जब हम जीरो वेक्टर से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ठीक है, तो देखो, अगर हम लिखना चाहें तो ए डॉट जीरो को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट जीरो प्लस जीरो लिख सकते हैं, है ना। और अगर जीरो प्लस जीरो लिख सकते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो ए डॉट जीरो प्लस में ए डॉट जीरो आ जाएगा। और इस साइड में ए डॉट जीरो में एक जीरो प्लस कर दो, क्योंकि जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, प्लस करो माइनस करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब हमने ऐसा कर दिया, देखो लेफ्ट वाला एलिमेंट सेम सेम हो गया, तो लेफ्ट कैंसिलेशन अप्लाई कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। और इसका मतलब हमारे पास कितना बचा, इधर जीरो बचा, इधर ए डॉट जीरो बचा, यानी कि ए डॉट जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास जीरो आ गई। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई कि अगर हम ए डॉट जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो कैसे जीरो आता है। ओके, अब यूं समझ सकते हैं कि हम 5 का मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो जीरो कैसे आता होगा ना। यूज बहुत पहले से कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को, और आज आके इसको प्रूफ भी कर लिया कि अगर हम 5 का मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो जीरो क्यों आता है। इसके आगे, अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई अल्फा से करेंगे तब भी जीरो ही आएगा, तो अपन क्या करते हैं, जीरो को लिख देते हैं जीरो प्लस जीरो इंटू अल्फा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते तो जीरो डॉट अल्फा और जीरो डॉट अल्फा आ जाएगा, इधर भी जीरो डॉट अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो और प्लस कर देते क्योंकि जीरो क्या है, आइडेंटिटी है। तो देखो राइट कैंसिलेशन लगा तो राइट साइड होगा कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो डॉट अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ गई। इसका मतलब अगर किसी वेक्टर को जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। थर्ड, हम ये बोल देते हैं कि अगर हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि ए डॉट जीरो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पे ए डॉट अल्फा प्लस माइनस में अल्फा कर दे, जहाँ पे माइनस अल्फा प्लस अल्फा का एडिटिव इनवर्स है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा आ जाएगा। और इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर लगा दिए अपन तो ए अल्फा और प्लस में ए माइनस अल्फा आ जाएगा। अब देखो, दो वेक्टर, दो एलिमेंट है ए और बी, इस पे कोई बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है तो वो, और ये आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे, है ना। जब दो एलिमेंट के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो हम बोलते हैं ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के इनवर्स हैं।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए अल्फा जो है एडिटिव इनवर्स हो जाएगा किसका, ए इंटू माइनस अल्फा का। और एडिटिव इनवर्स को क्या करते हैं, बाहर साइन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ए माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस में ए अल्फा के इक्वल हो जाएगा। फिर से अगेन चलेंगे हमने कहा कि जीरो इंटू अल्फा भी जीरो के इक्वल होता है, तो इस बार इस जीरो की जगह पे, स्केलर जीरो की जगह पे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस ए कर देंगे, जहाँ पे माइनस ए और प्लस ए का क्या है, इनवर्स है, इंटू अल्फा, ये भी जीरो के इक्वल होगा। फिर से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए का अल्फा से मल्टीप्लाई ए अल्फा और माइनस ए का अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए अल्फा हो जाएगा। फिर से यही यही है कि दो एलिमेंट का प्लस आइडेंटिटी के इक्वल है, तो पहला वाला एलिमेंट दूसरे का इन्वर्स होगा, यानी कि ए अल्फा माइनस ए इंटू अल्फा का क्या होगा, इन्वर्स होगा। इसका मतलब माइनस ए इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस में ए अल्फा के इक्वल हो जाएगा। अब ये अगर हम बोल दें ये सेकेंड इक्वेशन है और यहाँ पे इसे बोल दें ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो 1 और 2 इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटू माइनस अल्फा माइनस ए इंटू अल्फा और इक्वल्स टू माइनस में ए अल्फा, ये सब आपस में इक्वल होंगे और ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, होल्ड कर जाएगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ फोर्थ वाली प्रॉपर्टी पे। अगर हम सॉल्व करते हैं ए अल्फा माइनस बीटा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए अल्फा प्लस और फिर माइनस बीटा। अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए अल्फा प्लस में ए माइनस में बीटा आ जाएगा। और अभी अभी हमने पढ़ा है अगर ए माइनस अल्फा रहता तो ये माइनस ए अल्फा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए अल्फा और ये माइनस आगे आ जाएगा तो ए अल्फा माइनस ए बीटा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। फिर चलते हैं लास्ट और फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा ध्यान से समझना है। तो देखिए हमें दो वेक्टर, एक स्केलर है एक वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल दिया हुआ, जीरो दिया हुआ है। तो हमें बताना है या तो ए जीरो के इक्वल होगा या तो बी या तो अल्फा जीरो के इक्वल होगा। तो हम मान लेते हैं कि ए अल्फा जीरो के इक्वल है, लेकिन ए जीरो के इक्वल नहीं है, ए नॉन जीरो है। और अगर ए नॉन जीरो है तो क्या होगा, अगर ए एफ में बिलोंग करता है, ए नॉन जीरो है तो ए का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और अगर ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए अल्फा इक्वल्स टू जीरो में हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा। और अभी अभी फर्स्ट पॉइंट में अपन ने प्रूफ करा कि ए इंटू जीरो होता है तो क्या होता है, जीरो आता है हमारे पास। इसका मतलब ए इनवर्स का अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, जीरो हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इधर राइट साइड में हमें तो जीरो मिल जाएगा। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज कर लेते हैं तो ए इनवर्स ए अल्फा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ए इनवर्स ए मल्टीप्लाई है और ए इनवर्स ए का इनवर्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 इंटू अल्फा हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। और हमने वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टी में पढ़ रखी 1 इंटू अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू जीरो के इक्वल हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो नंबर है, एक है ए एक है अल्फा, ये जीरो के इक्वल है। तो हमने ये प्रूफ करा अगर ए जीरो के इक्वल नहीं होता है ना तो अल्फा जीरो के इक्वल हो जाता है। तो ये कंडीशन तो इस कंडीशन के लिए होल्ड हो रही है कि दोनों का अगर प्रोडक्ट जीरो है, एक जीरो नहीं है तो दूसरा जीरो हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट आगे हम प्रूफ करेंगे कि अगर ए अल्फा की वैल्यू जीरो है और अल्फा की वैल्यू जीरो नहीं है तो ए की वैल्यू जीरो होगी, ऐसा प्रूफ करके अगर बता देंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखो मान लेते हैं कि ए अल्फा जीरो के इक्वल है, ठीक है, ये तो हमने प्रूफ करा पिछली प्रॉपर्टी में वो है। मान लेते हैं ए अल्फा जीरो के इक्वल है लेकिन अल्फा जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम ये प्रूफ करेंगे अगर अल्फा जीरो के इक्वल नहीं है तो ए किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ये प्रूफ करके हम बताएंगे। ठीक है, हम ये प्रूफ करके बताएंगे कि अगर अल्फा जीरो के इक्वल नहीं है तो ए जीरो के इक्वल हो जाएगा। अब ए जीरो के इक्वल कब होगा देखते हैं। देखिए मान लेते हैं हम कि अगर ऐसा पॉसिबल हो सके तो मान लेते हैं ए जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ए जीरो के इक्वल नहीं होगा तो ए कहाँ बिलोंग करता है, फील्ड में बिलोंग करता है। और ए जीरो के इक्वल नहीं है तो ए इनवर्स जीरो के सॉरी ए इनवर्स भी एफ में बिलोंग करेगा। और फिर इसके आगे अगर ए अल्फा जीरो के इक्वल है, सेम पिछले पिछले पार्ट के जैसा ही, अगर ए अल्फा जीरो के इक्वल है तो ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट साइड में अभी भी हमें जीरो मिलेगा।
फिर यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे तो ए इनवर्स ए इंटू अल्फा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब 1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। हमने माना कि अगर अगर ए अल्फा 0 के इक्वल है, अगर ए अल्फा 0 के इक्वल है, ए अल्फा 0 के इक्वल है लेकिन अल्फा 0 के इक्वल नहीं है, तो हमने एक कंडीशन फिर से अज्यूम करी कि मान लेते हैं अगर ऐसा पॉसिबल हो कि ए 0 के इक्वल नहीं है लेकिन हमें प्रूफ करना है ए 0 के इक्वल है। तो जब हमें ऐसा प्रूफ करना रहता है कि हाँ ये चीज ये है ना, जैसे प्रूफ करना है कि कोमल कोमल है तो मान लेंगे कोमल कोमल नहीं है, कुछ और मानेंगे, गलत मानेंगे, और गलत मानेंगे कुछ और भी ज्यादा गलत आ जाएगा, है ना। आम को आम प्रूफ करना है तो बोलेंगे आम, ये आम नहीं है, ये इमली है, फिर इमली की प्रॉपर्टी से उसको मैच करेंगे और मैच करेंगे तो पता चलेगा कुछ और ही आ जाएगा, तो हम लास्ट में कहेंगे कि गलत माना था इसलिए गलत आ रहा है, सही मानते तो सही आता। तो वही कंडीशन यहाँ पे हमें ए को 0 के इक्वल प्रूफ करना है, तो हमने मान लिया ए 0 के इक्वल नहीं है, और नहीं है तो हम फाइनली सॉल्व करते गए तो हमें क्या मिला यहाँ पे कि अल्फा की वैल्यू 0 है। लेकिन हम मान के क्या चल रहे हैं, अल्फा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है इस कंडीशन में, तो और यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। और कंट्राडिक्शन किसका है कि ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। काहे का कंट्राडिक्शन है कि ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, और अगर ए 0 के इक्वल नहीं होगा तो ए क्या होगा, अगर ए 0 के इक्वल नहीं तो ए क्या हो जाए, मतलब कंट्राडिक्शन आ गया। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे इसका मतलब ए 0 के इक्वल होगा। तो हमने देखो ए अल्फा को 0 के इक्वल लिया, और अगर हमने कहा अल्फा 0 के इक्वल नहीं है तो ए की वैल्यू 0 आ गई। तो इसका मतलब पहली वाली कंडीशन को भी मिक्स कर दें तो क्या निकलता है कि ए अल्फा अगर 0 के इक्वल होगा तो या तो ए 0 के इक्वल होगा या तो अल्फा 0 के इक्वल होगा। यही पांचों प्रॉपर्टी हो जाएगी अपनी कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, और इसका स्टेटमेंट है कि इन ए वेक्टर स्पेस V ओवर F प्रूव दैट अगर A और B फील्ड के एलिमेंट है, अल्फा कोई नॉन जीरो वेक्टर है, और A अल्फा किसके इक्वल है, B अल्फा के इक्वल है, A अल्फा किसके इक्वल है, B अल्फा के इक्वल है, तो A और B इक्वल होगा। यानी कि देखो दोनों के राइट साइड में अल्फा से मल्टीप्लाई है, सेम वेक्टर्स है, तो इनका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो A इक्वल टू B। तो इसे हम बोलेंगे क्या है, ये RCL है, क्या है, RCL है, यानी कि राइट कैंसिलेशन लॉ है। और उसके बाद क्या होगा, अगर अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स हैं और ए कोई नॉन जीरो स्केलर है, और ये इस प्रकार से है कि ए अल्फा ए बीटा के इक्वल है, तो ये लेफ्ट साइड के एलिमेंट सेम सेम है, तो हमें अल्फा इक्वल्स टू बीटा मिल जाएगा। इसे हम बोलेंगे LCL, क्या बोलेंगे, LCL, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो इसे प्रूफ करके बताना है। तो देखो पिछली वाली थ्योरम यहाँ पे यूज होगी। मान लेते हैं कि ए अल्फा ए बीटा के इक्वल है। अगर ए अल्फा ए बीटा के इक्वल है तो इसको लेके आ जाओ इधर, तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा माइनस में बी अल्फा इक्वल्स टू कितना बचेगा, 0 बचेगा। और यहाँ से अल्फा को कॉमन कर लेते तो ए माइनस बी अल्फा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब पिछली वाली थ्योरम को अप्लाई कर दो कि अगर ए अल्फा की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो या तो अल्फा, अगर अल्फा नॉन जीरो है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। हमने देखो पहले वाले स्टेटमेंट में यही तो बोला है, पहले वाले स्टेटमेंट में बोला अल्फा क्या है, नॉन जीरो है, अल्फा क्या है, नॉन जीरो है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन आ गई a माइनस बी अल्फा इक्वल्स टू 0, अल्फा क्या है, अल्फा नॉन जीरो है। अल्फा अगर नॉन जीरो, जो स्केलर बचे उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा नॉन जीरो है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। b को उधर भेज दो तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। इसका मतलब a अल्फा इक्वल्स टू b अल्फा ले रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, a इक्वल्स टू b मिल रहा है। सेम ऐसा ही सेकेंड पार्ट लेके चलते हैं। ए कोई नॉन जीरो स्केलर है सच दैट ए अल्फा इक्वल्स टू क्या है, ए बीटा के इक्वल है। अब इस ए बीटा को इधर लेके आ जाओ तो माइनस में ए बीटा हो जाएगा, ए को कॉमन कर लो, ए को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या आ जाएगा, ए अल्फा माइनस बीटा। अब ए तो नॉन जीरो है
तो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा 0 के इक्वल होगा। और अगर अल्फा माइनस बीटा 0 के इक्वल होता है तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बीटा आ गया। यानी कि ए अल्फा इक्वल्स टू ए बीटा लेके चले तो लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला कैंसिल हो गया, कितना बचा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा बचा। तो ये हो गया इस थ्योरम का प्रूफ।